नमस्कार बच्चों, हम छठी कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, सोना और लोहा इस पाठ की हम रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति कर रहे हैं। देखिए, सोना और लोहा इस पाठ में क्या क्या बताया है लेखक दुबे जी ने। इस पाठ में दुबे जी कहते हैं कि किसी के ऊपर ही दिखाव कर मत जाओ। मतलब कोई भी कितना भी अच्छा या कितना भी बुरा क्यों ना दिखाई देता, वह किस तरह से सुंदर या किस तरह से कुरूप दिखाई देता है, इसी पर मत जाओ। उसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं यह देख लो। और यही बात उन्होंने हमें सोना और लोहा इन दो धातुओं के जरिए समझाया है। सोना बहुत चमकीला है, सभी उसे पसंद करते हैं, पूरे संसार में लोग उसे चाहते हैं। लोहा सोने जैसा चमकीला नहीं है। लोहे का मूल्य भी सोने से बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोहे का जो उपयोग है वह सोने से कई ज्यादा है। इसका मतलब यह कि सोना दिखने में सुंदर है, इसी कारण वह बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। लोहा दिखने में सुंदर नहीं है, चमकीला नहीं है, इसी कारण उसका मूल्य ही नहीं है, ऐसी भी बात नहीं। सोना दिखने में सुंदर है, लेकिन उससे कई ज्यादा उपयोगी, दिखने में बदसूरत होने वाला लोहा है। बच्चों, लोगों में भी इसी तरह से होते हैं। समाज में बहुत सारे लोग सोने जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग लोहे जैसे होते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सोना ज्यादा उपयोगी है या लोहा ज्यादा उपयोगी है। लेकिन मतलब सोने जैसे लोग जो है वे ज्यादा उपयोगी है या लोहे जैसे लोग हैं वे ज्यादा उपयोगी है। किनका मूल्य अधिक है और किनका मूल्य कम है, यह हमें समझना चाहिए। सुंदरता की ओर न देखकर उनमें जो गुण है, उनका जो बड़प्पन है, वही हमें लेना आवश्यक है। यही बात दुबे जी ने हमें समझाई है और हम अच्छी तरह से समझ भी गए हैं। बच्चों, यहाँ इस पाठ पर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। सेमी माध्यम के जो छात्र हैं वे छात्र इस पाठ पर आधारित परिच्छेद आएगा और उसी पर आधारित वे प्रश्न छुड़ाएंगे। अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं वे जिस तरह से एक वाक्य में उत्तर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, संक्षेप में उत्तर लिखिए, किसने किससे कहा, इस तरीके के जो प्रश्न होंगे वे प्रश्न वे अच्छी तरह से लिखेंगे। इसके लिए बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक है। इसका जो स्वाध्याय है यहाँ पर उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, हम पन्ना नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है। मैंने पाठ पढ़ाते वक्त आपको शब्द लिखकर भी दिए हैं, यहाँ पर जो है वे भी लिखकर दिए हैं और बाकी के जो भी आपको कठिन महसूस होते हैं होंगे वे भी मैंने लिखकर दे दिए हैं। तो शब्द वाटिका आप देखकर लिखिए। अब हम उठते हैं भाषा की ओर। भाषा की ओर में प्रश्न कौन सा है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिए हैं बच्चों, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सुंदर, दूसरा है गुण, तीसरा है डर, चौथा है उपयोग, पांचवा है घबराना और छठा है दिल। अब देखिए यहाँ पर हम लिख कर लेते हैं कौन कौन से हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब सफिक्स, देखिए सुंदर पहला शब्द है, दूसरा है गुण, तीसरा है डर, चौथा है उपयोग, पांचवा है घबराना और छठा है दिल। यहाँ पर शब्द जो आड़ी रेखाएं हैं उसमें प्रत्यय दिए हुए हैं। प्रत्यय कौन से है, ता, वान, आवना, ई,
देखिए ता, वान, आवना, ई, आहट और इक, ये प्रत्यय दिए हुए हैं। अब ये जो प्रत्यय है बच्चों, हमें पता है कि इस शब्द के अंत में लगते हैं, मतलब सफिक्स है वे, शब्द के अंत में लगते हैं। तो हमें हर एक प्रत्यय को लेना है और उससे अर्थपूर्ण शब्द बनता है कि नहीं यह देखना है। बहुत सारे प्रत्यय है, आई, आलुआन, आवट, आहट, येनी, ई, लीला, है ना। इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रत्यय दिए गए हैं, ये प्रत्यय किन किन शब्दों को लगते हैं ये हम देखते हैं। देखिए सुंदर, सुंदर को सभी प्रत्यय हम लगाकर देखेंगे। सुंदरता शब्द होता है क्या? होता है, तो झट से हम लिखेंगे। नहीं तो बाकी के भी लगाकर देखते हैं। सुंदरवान नहीं होता। सुंदरावना होता है? नहीं। सुंदराई, सुंदरी हो सकता है, सुंदरी है कि नहीं। आहट, सुंदराहट नहीं होता। सुंदरिक नहीं होता। तो सुंदरता यह शब्द आसान है और उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, सुंदरता। अब देखिए कौन सा है? गुण, गुणवान। इस तरह से सभी शब्दों को एक प्रत्यय हम लगाकर दिखाएंगे। अगला है डर, डरावना, डर आवना, ऐसा हम लिखेंगे। डर आवना। यहाँ पर बच्चों र जोड़ आ बराबर रा होगा, डरा। इसी कारण वह शब्द क्या होगा? डरावना। ध्यान में रखिए, डरावना। र जोड़ आ क्या हुआ? आ। यहाँ पर इसका क्या आया है? आ यह स्वर है, तो इसका चिन्ह यहाँ पर आया हुआ है। उपयोग, यहाँ पर ई दिया हुआ है। अब देखिए उपयोग, और हम ये ऐसा लिखेंगे क्या? उपयोगी, उपयोगी नहीं। तो यहाँ पर ये जो ई स्वर है, उस स्वर को हम इसमें डालेंगे और उसका जो चिन्ह है यह लिखेंगे। दीर्घ ई है, इसी कारण यहाँ पर मात्रा भी दीर्घ ही आ गई। अगला है घबराना, घबराहट ना गया, घबराहट। आहट आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? घबराहट। घबराना, घबराहट। और अगला है दिन, उसे इक लगेगा और दिन का होगा दैनिक। क्या होगा बच्चों? दैनिक। इक लगा, इसी कारण इसका क्या हुआ? दैनिक हुआ। ये जो संधि होती है, इसके जो भी नियम है इसे इस्तेमाल करके ये शब्द बनते हैं। समझ गए बच्चों? अब अगला देखिए, सही या गलत बताओ। पन्ना नंबर 49 पर देखिए, सही या गलत आप बताइए। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, सही या गलत? अस्त्र शस्त्र लोहे के बनते हैं या सोने के बनते हैं? हमने पढ़ा है किसके बनते हैं? लोहे के बनते हैं। तो यह जो बात यहाँ पर बताई है वह सही है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, रोटियां भी सोने के तवे पर सेंकी जाती है, सही या गलत? तवा किस धातु से बनता है? सोने से या लोहे से? किससे बनता है? लोहे से। तो यहाँ पर क्या बताया है? रोटियां भी सोने के तवे पर सेंकी जाती है। सही बात है बच्चों? नहीं, ये बात गलत है। श्रम में ही जीवन की सफलता है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। यहाँ पर लोहे ने बता दी है कि सोने से वह कहना है, असल में श्रम ही, जब हम श्रम करते हैं तभी हमें सफलता हासिल होती है, इसी कारण श्रम करना आवश्यक है। तो ये बात सही है, श्रम में ही जीवन की सफलता होती है। चौथा और अंतिम देखो,
जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा। ये बात सही है बच्चों? बिल्कुल नहीं। जो काम नहीं करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा, है कि नहीं? इसी तरह ये जो चौथा वाक्य है वह गलत है। समझ गए बच्चों? आगे देखिए, हम देखते हैं लिप्यंतरण। लिप्यंतरण मतलब क्या? देखिए, निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। रोमन लिपि मतलब क्या, पहले यह जान लीजिए। जो भी हम अंग्रेजी लिखते हैं ABCD, है ना, ये जो अक्षर लिखते हैं वह जिस लिपि में लिखते हैं उसे कहा जाता है रोमन। देखिए ABCD, इसे क्या कहा जाता है? रोमन लिपि। ध्यान में रखिए, रोमन लिपि। और हम क्या ए जो लिखते हैं यह किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि। एक बात बच्चों ध्यान में रखिए, ये जो लिखने का ढंग है यह रोमन लिपि का है, रोमन लिपि का। और ये जो ढंग है वह देवनागरी का है। मराठी हो, हिंदी हो, ये हो, हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन अंग्रेजी जो भी हम लिखते हैं, मतलब गणित में हो या विज्ञान में हो, जो भी हम लिखते हैं वह रोमन लिपि में लिखते हैं, ठीक है? तो ये जो है लिप्यंतरण कीजिए। लिप्यंतरण मतलब जो भी इस लिपि में है, देवनागरी लिपि में है, वह रोमन लिपि में लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, मैं सभी शब्द नहीं लिखती हूँ, कुछ शब्द ले लूंगी, बाकी सभी शब्दों का आप लिप्यंतरण करेंगे। देखिए, नेवला, यहाँ पर नेवला हमें पढ़ाया गया है कि न मतलब यन, ए जो मात्रा है ई, व मतलब फी, ल मतलब यल, और ए जो मात्रा है इसके लिए ए, नेवला, है ना। धनुष, धनुष, उस ध के लिए क्या हुआ? DH। ये किसके लिए होता है? सिर्फ अकेला जब आता है तभी ये का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यन, यन न के लिए। उ के लिए क्या है? यू है। श के लिए क्या है? यस यच है। धनुष मतलब ये जो शब्द है, यह शब्द जैसे कि वैसा हम दूसरे लिपि में लिखते हैं तब उसे लिप्यंतरण ऐसा कहते हैं। समझ गए बच्चों? यहाँ पर और भी सभी शब्द दिए गए हैं, जैसे कि महल है, कुर्सी है, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी आदि जो है वह आपको लिप्यंतरित करना है। समझ गए बच्चों किस तरह से लिप्यंतरण किया जाता है? आगे देखिए, यहाँ पर कारक दिए गए हैं। कारक मतलब क्या? कारक मतलब विभक्ति, मराठी में उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक कितने हैं? कुल मिलाकर 8 कारक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, क, कस, अस, अस। मतलब क्या? देखिए, यहाँ पर जितने भी स है उसे पर अनुस्वार कीजिए। क, स, अस, एक कारक है। कौन सा? देखिए, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, चौथा है अपादान, फिर है संबंध, अगला है अधिकरण और अंतिम है संबोधन। इसके जो विभक्तियां है मतलब परसम
अधिकरण में पर और संबोधन है, अरे, अजी आदि। ये सभी कारक और उसके परसर्ग है। एक कारक है और एक उसके परसर्ग है, उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति भी कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर को संप्रदान जो को है, इसके लिए के लिए यह भी आ जाता है। ये बात ध्यान में लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो कारक दिए हुए हैं, ने, को से, काकी के, में, पर, अरे, ये जो कारक दिए हुए हैं, यह इसी के हैं। यहाँ पर ने मतलब कर्ता कारक है, को मतलब कर्म कारक है, से मतलब कर्म कारक है, को मतलब फिर से को है, वह संप्रदान कारक है, फिर से है, वह अपादान कारक है, संबंध का काकी के, रागी रे, में पर अधिकरण है, और अगला है संबोधन, मतलब जो भी हम संबोधित करते हैं वो है। इसे क्या आपको बच्चों वाक्य लिखने हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं ने, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। राम ने जो है वह कर्ता कारक है। यहाँ पर दोनों वाक्य हो चुके हैं, कर्ता का भी हो चुका है, कर्म का भी। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम ने, यह क्या होता है? राम ने रावण को मारा। यहाँ पर वाक्य देखिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर देखिए, राम ने मतलब करता है, कार्य करने वाला राम है। तो ये जो ने है, ने क्या हुआ? कर्ता कार्य। किस पर कार्य किया गया है? रावण। रावण यहाँ पर क्या हुआ? कर्म हुआ। तो ये जो ने है वह हुआ कर्ता कार्य, ने कर्ता कार्य हुआ, और ये जो को है यह कर्म कारक हुआ। समझ गए? कर्ता और कर्म। तीसरा है करण। करण मतलब साधन। करण मतलब साधन। जो भी साधन हम प्रयुक्त करते हैं और उस साधन के आगे से आता है तो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि माँ छुरी से फल काटती है, उसके हाथ में क्या है? छुरी है, और उससे मतलब साधन, उससे वह फल काटती है, तो से आया, वह हुआ करण कारक। छात्र कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। मैं बस से गांव जाता हूं, बस से साधन है, बस यहाँ पर। इस तरह से कलम से, कलम साधन है यहाँ पर। अगला देखिए संप्रदान, को या के लिए। के लिए के अर्थ में यहाँ पर भी को है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा है, तो यहाँ पर जो को है वह किसी के लिए, किसी के लिए के अर्थ में जब आएगा तो वह संप्रदान कारक कहलाएगा। देखिए जैसे कि मैंने राम के लिए किताब खरीदी, मैंने राम के लिए किताब खरीदी, या मैंने राम को किताब दे दी, मैंने राम को किताब दे दी। इस तरीके से। अगला है से। यहाँ पर जो से आया हुआ है वह किस अर्थ में है? कौन सा है? देखिए से अपादान में है। यहाँ पर अलगाव प्रस्तुत होता है। अलगाव मतलब दूरता। जैसे कि पेड़ से फल नीचे गिरा, बंदूक से गोली छूटी। पेड़ से फल नीचे गिरा है मतलब पेड़ से दूर हुआ है, अलग हुआ है। बंदूक से गोली छूटी है मतलब बंदूक में गोली थी, उससे वह दूर हुई है। अगला है संबंध कारक काकी के राधे रे। ये जो संबंध कारक है, संबंध दर्शाता है। राजा का महल, राजा का महल। किसका महल है?
राजा का है, ठीक है। ये जो काकी मेरा घर, रा मेरा, मैं यह क्या है सर्वनाम है, उसी के साथ रा आया है। मेरा घर है, मेरी किताब है, रा री रे, यह ध्यान में रखिए। मैं पर, मेज पर किताब रखी है, गाड़ी में हम सब बैठे हैं, मैं पर, ए इसमें प्रयुक्त हुआ। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे, अरे हमने किसी को संबोधित किया है। अजी सुनते हो? अजी है, क्या कर रहे हो? इस तरह से जब भी हम संबोधित करते हैं वह संबोधन कारक होता है। तो बच्चों, यहाँ पर जितना भी हमें अध्ययन के लिए दिया था वह हमने कर लिया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि सेमी के लिए जो छात्र प्रश्न पत्र छुड़ाएंगे उन्हें परिचित पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि प्रथम सत्र की परीक्षा हम इसी तरीके से देती हैं। अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए एक वाक्य में उत्तर आएगा, किसने किसे कहा, सर जी आपको अच्छी तरह से बताएंगे, उन्होंने ठीक तरह से कैसे प्रश्न आ सकते हैं यह भी आपको पहले कविता हो या पाठ हो उसमें बता ही दिया है। यहाँ पर बच्चों हमने इसका जो सार है वह देखा है। सोना और लोहा किस तरीके से हमें बताते हैं कि ऊपरी सुंदरता पर किसी का मूल्य निर्भर नहीं रहता, हमें उसके सभी गुण देखने आवश्यक है। साथ ही साथ हमने यहाँ जो भी स्वाध्याय दिया था वह पूरा कर लिया है। धन्यवाद। आपको यह सब कुछ अपनी कॉपी में लिखकर लेना है। धन्यवाद।